प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी की। देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में अपने बॉलीवुड कनेक्शन के सुर्खियों में रहने वाले बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं है। 66 साल के बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये दावा किया जा रहा है कि सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए बाबा सिद्दीकी को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। शनिवार को बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बॉलीवुड सितारे उनकी इफ्तार पार्टी में आते थे। बिहार के व्यवसायी अब्दुल रहीम के घर जन्मे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने छात्र राजनीति में से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बाद में उनके नाम के आगे बाबा जुड़ गया। वो 1977 में किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के संपर्क में आकर जल्द ही ऊंचाई पर चढ़ गए थे। वो सबसे पहले 1980 में बांदा तालुका युवा कांग्रेस के महासचिव बने थे। फिर 2 साल के भीतर वो इसके अध्यक्ष चुने गए। 1988 तक वो मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंच गए और 1992 में ब्रैन मुंबई नगर निगम बीएमसी में पार्षद चुने गए। फिर विधायक और मंत्री बने। उनके परिवार में कौन कौन है? बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जिशान सिद्दीकी है। जिशान राजनीति में सक्रिय है। वो वर्तमान में विधायक है। पिता के कांग्रेस छोड़ने के बाद जिशान भी एनसीपी में शामिल हो गए थे। मुंबई वेस्ट के अंबेडकर रोड पर रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने अपने जीवन में सभी दलों के नेताओं से संपर्क बनाया। उनकी पत्नी का नाम शहजीन सिद्दीकी का असली नाम अलका बिंद्रा है। बाबा सिद्दीकी का बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक था। बाबा सिद्दीकी की बेटी अर्शिया सिद्दीकी पेशे से डॉक्टर उद्यमी है। अर्शिया सिद्दीकी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद थोड़े समय के लिए राजनीति में भी शामिल हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की। वो एक उद्यमी है। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्काइट लैब्स जैसी कई कंपनियों की सह स्थापना की है। इसके अलावा एक हेड और टैबलेट कंपनी जियर्स इम्पैक्स की स्थापना की। उन्हें सॉपीज टेक्सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ की भूमिका भी निभाई है। साल 2021 में अर्शिया सिद्दीकी ने बांद्रा में कुनाफा वर्ल्ड कैफ़े लॉन्च किया था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान राजनीति में हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। वे बांद्रा ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 1992 में जन्मे उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ। जिशान सिद्दीकी ने रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन यूनाइटेड किंगडम से ग्लोबल मैनेजमेंट एंड पब्लिक लीडरशिप में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है। वे कांग्रेस में शामिल हुए और 2019 के चुनाव में चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा के पहले कार्यकाल के सदस्य के रूप में जीते। उन्होंने बांद्रा ईस्ट सीट का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 2021 में मुंबई भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। आइए हम बाबा सिद्दीकी पर और रोशनी डालें। मायानगरी मुंबई में शनिवार 12 अक्टूबर की रात एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता और एक्टर सलमान खान के दोस्त बाबा जैनुद्दीन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्योंकि 3 में से 2 शूटर बहराइच जिले के निवासी हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन हत्या के तरीके ने कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं। बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, मुन्ना बजरंगी की हत्या के पैटर्न के बाद अब बाबा सिद्दीकी वाले कांड में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद स्टाइल किलिंग की बात सामने आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सबसे पहले यूपी में इस पैटर्न पर वारदात शुरू की थी। आइए पूरी बात समझते हैं। मुंबई में रात में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव में सुबह से ही भीड़ जमा है। पुलिस से लेकर मीडिया और आम पब्लिक यहां पहुंचने लगे हैं। इसकी वजह गांव के 2 लड़कों का नाम पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होना है। धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम दोनों यहीं के निवासी हैं और पैसा कमाने के लिए पुणे गए हुए थे। घर वाले परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या है। सुबह पुलिस ने आकर पूछताछ करने के बाद उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। दोनों लड़कियों की उम्र 20 के करीब है। झोपड़ी में रहने वाले शिवा की मां बताती है कि बेटे का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो मेहनत मजदूरी से पैसा कमाने के इरादे से पुणे गया था। वो काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और कभी 2-4 हज़ार रुपया भेज दिया करता था। वहीं धर्मराज की मां बताती है कि बेटा 2 महीने पहले ही पुणे गया था। उसने होली में घर आने की बात कही थी। वारदात का तीसरा आरोपी गुरमैल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का निवासी है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद इस हत्याकांड पर खतरनाक खेल का शक जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में आए लोगों की हत्या का पैटर्न एक जैसा रहा है। बाबा सिद्दीकी भी दाऊद इब्राहिम के साथ शामिल रह चुके थे। इस तरह अपराध से निपटने की शैली मोसाद करती रही है। मोसाद अपने टारगेट को एलिमिनेट कराता है तो नए और बेदाग छवि वाले लोगों को बड़े टारगेट देता है।
अब यहाँ ऐसी हत्याएं जो कर रहे हैं उनके पीछे माफिया और गैंगस्टर्स का हाथ है। तो क्या ये माफिया इजरायली एजेंसी की कार्यशैली से प्रभावित हैं? यूपी में लंबे समय से क्राइम बीट कवर कर रहे परवेज अहमद ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में बताया है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल बहराइच के दोनों शूटर धर्मराज और शिव कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन माफिया अतीक और अशरफ के शूटर्स की भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या में भी आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या में भले ही बड़े गैंगस्टर का नाम आया, लेकिन शूटर की कोई बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। ये तो बस उदाहरण है और ऐसे कई मामले हैं। अपराध की दुनिया से राजनीति से आए लोगों की हत्या का पैटर्न एक जैसा रहा है। गौरतलब है कि प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अस्पताल पर मेडिकल के लिए जाते समय अतीक अहमद और अशरफ की धड़ाधड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस कांड में शामिल शूटर्स के नाम सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य था। तीनों की उम्र 18 से 22 के बीच बताई गई थी। छोटे मोटे झगड़ों के अलावा इन लड़कों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। लवलेश बांदा का रहने वाला था, जबकि अरुण कासगंज का और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। अतीक से इन लोगों की दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ ऐसा ही लखनऊ कोर्ट में पेशी पर आए वेस्ट यूपी के नामी गैंगस्टर संजीव जीवा के साथ हुआ। जीवा की गोली मारकर हत्या करने वाले 24 साल का विजय यादव जौनपुर के केराकत के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर का निवासी था। विजय यादव पहले मुंबई रहकर कमाता था। वह एक पाइप कंपनी में काम करता था। मुंबई से लौटा तो 3 महीने तक गांव रहा, फिर किसी काम के सिलसिले में लखनऊ के लिए जाने की बात कहकर निकला। कुछ दिनों बाद उसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विजय के पिता श्यामा यादव आजमगढ़ के देवगांव में मिठाई की दुकान पर काम करते हैं। ऐसे ही मुन्ना बजरंगी की हत्या में संजीव राठी के साथ शामिल रहे अपराधी भी पेशेवर नहीं थे। डॉन बबलू श्रीवास्तव ने किया था आगाज़। जेल की सज़ा काट रहे डॉन बबलू श्रीवास्तव ने सबसे पहले इस तरह के पैटर्न पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। फिलहाल बाबा सिद्दीकी केस में कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले शिवा और धर्मराज मजदूरी के लिए पुणे गए थे। बहराइच एसपी विंदा शुक्ला का कहना है कि दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल नहीं मिला। दोनों सामान्य परिवार के हैं। वो मजदूरी करने मुंबई गए थे। वहीं एसटीएफ को शक है कि आरोपी लड़के किसी संगठित गिरोह के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि जिस पेशेवर तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है वो नए अपराधी का काम नहीं लग रहा है। धर्मराज पकड़ा गया है, जबकि शिवा अभी फरार है। ये हम बात करें लेबनान की। लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में इजरायली हवाई हमलों में 13 लोग मारे गए, वहीं 36 लोगों के घायल होने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए ने बताया कि माउंट लेबनान के चौफ जिले के बारजा शहर में एक 3 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में 14 अन्य के घायल होने की खबर है। इस हमले से इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एनएनए ने कहा है कि सभी घायलों को सिबलिन सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। एनएनए के अनुसार माउंट लेबनान के मैसरा गांव में एक और इजरायली हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। एनएनए ने कहा है कि इजरायली वायुसेना ने उत्तरी गवर्नरेट के बटरून जिले में एक नगरपालिका डेयर बिल्ला पर भी हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्यों के घायल होने की खबर है। इस बीच लेबनानी सैन्य और नागरिक सुरक्षा सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर सिनुआ को बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों से शनिवार शाम दक्षिणी नबातिये शहर के वाणिज्यिक बाजार के केंद्र पर हमला किया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और 30 से अधिक दुकानें नष्ट हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष की शुरुआत के बाद से देश पर इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 2255 तक पहुंच गई है, जबकि कुल 10,524 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि शुक्रवार को लेबनान में इजरायली हवाई हमले में 26 लोग मारे गए, 144 लोग घायल हो गए। इजराइल रक्षा बलों ने बताया कि शनिवार को देश में लगभग 90 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से ज़्यादातर लेबनान से उत्तरी इजराइल में दागी गई थी। कुछ रॉकेट और मिसाइलों से हाइफा और अक्को के बंदरगाह शहर पर निशाना साधा गया था, जबकि कुछ अन्य गलीली क्षेत्र पर लक्षित थे। बात करते हैं हम इसराइल की। ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को रोकने के लिए इसराइल को अमेरिका से बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इसराइल को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करेगा। इसके साथ ही इसे संचालित करने के लिए इजरायली धरती पर अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। अमेरिका के इस कदम को मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों और ईरान पर हालिया मिसाइल हमले के लिए इजरायली जवाब की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका का बाइडन प्रशासन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल को देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व और यूरोप में कई तरह की मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ तैनात की हैं, जिनमें पैट्रियट सिस्टम भी शामिल है।
इसराइल के साथ मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते अमेरिकी अधिकारी महीनों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इजरायली क्षेत्र में किस तरह की वायु रक्षा प्रणाली तैनात की जाए, उन्हें कहाँ रखा जाए। इसराइल में थार्ड की तैनाती के बाद इसे संचालित करने के लिए अमेरिका को सैनिकों की तैनाती की भी आवश्यकता होगी। थार्ड प्रणाली को अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा का मध्य स्तर माना जाता है। एक मोबाइल प्रणाली है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को हराने में सक्षम हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करती है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के पास 7 थार्ड बैटरियां हैं। आमतौर पर एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। 2019 में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब को अतिरिक्त क्षमताएं भेजी, जिसमें थार्ड प्रणाली शामिल थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने उस समय जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। एक साल पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा बढ़ाने और इसराइल की रक्षा में सहायता के लिए मध्य पूर्व के आसपास स्थानों पर एक थार्ड बैटरी और एक अतिरिक्त पैट्रियट बटालियन की तैनाती का आदेश दिया था। इसमें थार्ड बैटरी को सऊदी अरब में, जबकि पैट्रियट सिस्टम को सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इराक, कतर और यूएई में तैनात किया जाना था। ये हम बात करें ईरान की। ईरान के आर्मी चीफ इस्माइल कानी के इजरायली जासूस होने के आरोपों ने देश और दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा कानी से की गई कड़ी पूछताछ के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कानी को पूछताछ के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं है। कानी पर संदेह तब और गहरा गया जब इसराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर पेजर और वॉकी टॉकी बम हमलों से हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को एक साथ निशाना बनाया। इसमें हिजबुल्लाह नेता हाशिम सफ़ीदीन भी मारे गए। इस हमले से पहले कानी को भी उस बैठक में शामिल होना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिससे उनके इजरायली जासूस होने की अटकलें तेज हो गई। इस बीच कानी के इसराइल का जासूस होने की खबर का भारत में ईरान के दूतावास ने खंडन किया है। दूतावास ने कहा कि मीडिया में छप रही खबर फर्जी है और हम इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करते हैं कि इस्माइल कानी एक मोसाद एजेंट है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी पहले ही घोषणा कर चुका है कि लड़ाई में योगदान के लिए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई उन्हें शीर्ष सैन्य पदक से सम्मानित करेंगे। इन आरोपों की शुरुआत 4 अक्टूबर को बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद हुई। नसरल्लाह की मौत के बाद इस्माइल कानी पर शक किया जा रहा था कि उन्होंने इसराइल को गोपनीय जानकारी दी, जिसके आधार पर हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। साथ ही हिजबुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफ़ीदीन के लापता होने के बाद इन आरोपों को और बल मिला है। सूत्रों के अनुसार कानी उस बैठक में नहीं थे जिसमें नसरल्लाह मारे गए थे, लेकिन उनके गायब होने की खबरों ने कई तरह की अटकलें शुरू कर दी। रिपोर्ट में दावा किया कि इजरायली हमलों में शामिल जासूसी गतिविधियों में कानी की भूमिका हो सकती है, जिसके चलते ईरान में उनका जांचा जा रहा है। हालांकि कुछ फोर्स के डिप्टी कमांडर और पूर्व ईरानी राजदूत इराज मस्जिदी ने बयान दिया कि कानी अच्छे स्वास्थ्य में है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी ईरान के सैन्य अधिकारियों में इस बात की चिंता है कि इसराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर घुसपैठ कर ली है, विशेष रूप से उन अधिकारियों के बीच जो लेबनान और गाज़ा में काम कर रहे हैं। इस्माइल कानी, जिन्हें जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद कुछ फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया था, अब गहन जांच के घेरे में हैं। उनके खिलाफ लगे ये आरोप ईरान की सेना और सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। मंगलवार को खबर आई थी कि कानी को क्रूर पूछताछ के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। कानी की स्थिति को लेकर ईरानी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने ईरान की सुरक्षा एजेंसियों में हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल कानी के खिलाफ जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।